प्रदेश के करीब 28,000 सरकारी कर्मचारी गरीब के पेट पर डाका डाल रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी नौकरी के बाद भी राशन मिलने वाले फ्री का गेहूं ले रहे हैं। ये खुलासा राशन कार्ड की मैपिंग अभियान के दौरान हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जरूरतमंदों को राज्य सरकार कम कीमत पर अनाज देती है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए, लेकिन अफसोस सरकारी कर्मचारी गरीबों के हक पर डाका डालकर उनके हिस्से का अनाज डकार रहे हैं। राशन कार्ड की मैपिंग अभियान में खुलासा हुआ है कि 27,911 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और राशन का सस्ता गेहूं भी ले रहे हैं। फील्ड सर्वे में जब हमारे डेटा फाइनल हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही इस योजना को मूर्त रूप मिलना है, तो उस समय ये पता लगा कि लगभग 28,000 सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस के डेटाबेस में हैं, आरजीएचएस के डेटाबेस में वही कर्मचारी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो डेफिनेटली वो सरकारी नौकरी में हैं। तो इस तरह के 28,000 लोगों के नाम आधार की वजह से, जन आधार की वजह से कॉमन नाम में आ गए हैं। यानी कि एक तरह से ये साबित हुआ है कि इतनी संख्या में सरकारी अधिकारी जो हैं या कर्मचारी हैं वो राशन का सस्ता गेहूं ले रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। विभाग अब इन कर्मचारियों से वसूली की तैयारी कर रहा है। 28,000 सरकारी कर्मचारी डकार रहे राशन। जयपुर में 3,379 परिवार, अलवर में 3,200, वहीं 15,000 परिवार अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर और डूंगरपुर से हैं। इन कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के हिसाब से वसूली की जाएगी। वहीं विभाग ने इन सरकारी कार्मिकों के परिवारों के राशन कार्डों को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो ये 28,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं, इनसे भी 25 से 30 करोड़ रुपए की वसूली करने की संभावना है। 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इनसे वसूली की जाएगी। इससे पहले भी इस प्रकार की वसूली अभियान में ऐसे कुल 83,130 सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया गया था, जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ लिया जा रहा था। इनमें से 65,499 कार्मिकों से 80 करोड़ 50 लाख की वसूली अब तक की जा चुकी है। जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। गहलोत यहां पर महंगाई के खिलाफ होने वाली एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान, जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने सभा स्थल समेत तमाम रूट की तैयारियों का जायजा लिया। आज मुख्यमंत्री फागलिया पहुंचेंगे। पहले वहां चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल के पुत्र के विवाह समारोह में शिरकत करेंगे सीएम। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में बने सभा स्थल पहुंचेंगे। आदर्श स्टेडियम में महंगाई के खिलाफ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनको तय समय में पूरा करने के निर्देश देंगे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का बाड़मेर सर्किट हाउस में होगा। इसके बाद कल सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसुनवाई करेंगे और उसके बाद उनका जयपुर प्रस्थान करने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो बाड़मेर का सीएम का दौरा, इसे लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं और इन तैयारियों का जायजा लिया स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को भी जांचा गया, परखा गया है। आज से सीएम अशोक गहलोत का 2 दिन का बाड़मेर का दौरा। तो मुख्यमंत्री जोधपुर से सीधे बाड़मेर पहुंचेंगे, बड़ी खबर। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले मुख्यमंत्री के जनसभा को लेकर के की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से। महंगाई के खिलाफ एक विशाल जनसभा को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम से सीएम अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फागलिया पहुंचेंगे सीधे। फागलिया में सामाजिक समारोह में शिरकत करेंगे सीएम अशोक गहलोत।
और अब बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान के दौरे की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वे सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। दोपहर को 12 बजे जेपी नड्डा अनुसूचित जाति जनजाति विशिष्ट जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद सवाई माधोपुर में ही दोपहर को 2 बजे भरतपुर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे और तय समय के मुताबिक जेपी नड्डा ट्रेन से सुबह 10:30 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। सवाई माधोपुर से रेलवे स्टेशन तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत करेंगे, रेलवे स्टेशन से लगाकर के कार्यक्रम स्थल तक। और आपको बता दें कि नड्डा के साथ इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद होंगे। राजस्थान के दौरे पर जेपी नड्डा का दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं के साथ जोरदार स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की मौजूदगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा अपने आप में बहुत खास है। इसे लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक खास रिपोर्ट आप देखिए कि आखिर राजस्थान पर इसका प्रभाव क्या होगा। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर, नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं और जिस प्रकार से योजना हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से ही क्यों, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनके आने का मुख्य कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान से ये बीजेपी की पूरी सफाई हो गई थी, तो वो सोचते हैं कि इस ईस्टर्न राजस्थान को पटाया जाए। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का आदमी भूल नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल है, जो 14 जिलों को पानी देगी, सिंचाई का पानी देगी, पीने का पानी देगी, वो तो ये केंद्र सरकार वादा करते हुए भी नहीं दे पा रही उसमें मदद। उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रही, वादा करने के बाद भी जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। जरा समझिए कि ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम क्यों है। 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2013 में तस्वीर उलट थी। 2013 में बीजेपी ने सर्वाधिक 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी का कहना है कि इस बार फिर से ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी ही लीड लेगी। बीजेपी 2018 में हुई करारी हार का हिसाब 2023 में चुकता करना चाहती है। साथ ही गुर्जर वोटों के नुकसान की भरपाई मीना समुदाय के वोटों से पूरी करना चाहती है। लिहाजा जेपी नड्डा ने आदिवासी मीना समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद का फैसला किया है। मगर इस दौरे में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की गूंज जरूर सुनाई देने वाली है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सबसे ऊंची बिल्डिंग की नींव 5 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत रखेंगे। 116 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग कोई मॉल या रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होकर के प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस की एक यूनिट आईपीडी टावर होगी।
5 अप्रैल को एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 मंजिला आईपीडी टावर के साथ कार्डियोवैस्कुलर साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। इसी तरह से हार्ट से संबंधित मरीजों का इलाज और यहां पर पढ़ाई करने वाले मरीजों के लिए एक नई यूनिट बनाई जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस खोला जाएगा। इसका भी शिलान्यास 5 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत करेंगे। एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी के पास इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। 4 मंजिला इस बिल्डिंग में ओपीडी रूम, सीटी स्कैन, एमआरआई लैब, कार्डियक डायग्नोसिस, हेमेटोलॉजी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, 4 कैथ लैब, 3 ऑपरेशन थिएटर समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की याद में मेडिकॉज मेमोरियल भी बनाया जाएगा। तो 2 दिवसीय प्रदर्शनी और निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट का आयोजन होगा। इस मौके पर मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद होंगे। आईपीडी टावर में 1200 बेड होंगे। दिल्ली एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर सब्सिडी वाले कॉटेज, वार्ड, निजी कमरे भी इसमें बनाए जाएंगे। तो आखिरकार अपने आप में यह महत्वपूर्ण बिल्डिंग, जिसमें आईपीडी टावर में 1200 बेड होंगे, 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होगा। 2 मंजिला बेसमेंट और छत पर हेलीपैड भी बनेगा। 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर एक साथ यहां पर खुलेंगे और आम लोगों के लिए थिएटर, प्रतीक्षालय कक्षा बनेगा और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस भी यहां पर इसमें खोला जाएगा। एक ही छत के नीचे तमाम हार्ट से संबंधित पूरा इलाज मिल पाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर संगोष्ठी कक्ष, मेडिकल साइंस गैलरी, एडमिन ब्लॉक पहले फ्लोर पर होंगे। दूसरी मंजिल पर होंगे रेडियोलॉजी सेवा, एमआरआई, सीटी स्कैन। तीसरे फ्लोर पर 6 आईसीयू और संबंधित सुविधाएं होंगी और चौथे फ्लोर की अगर हम बात करें तो यहां पर पोस्ट और प्री ऑपरेटिव वार्ड होंगे। अपने आप में बहुत खास चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान अर्जित करने जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर्स हैं, आईसीयूज हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, वो सारे प्रावधान इसमें रखे हैं और सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से लिंक हैं। एक मेडिकल साइंस म्यूजियम का भी इसमें प्रोविज़न रखा है, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं, जो विजिटर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं और एसएमएस मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो उससे अपना नॉलेज एनहेंस कर सके। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे राजस्थान में डीओआईटी के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पे इसको लाइव किया जाएगा और उसके साथ ही जो पंचायत लेवल पर हमारे आईटी सेंटर्स हैं, राजीव गांधी आईटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर पंचायत समिति पे, जिला स्तर पर भी जो हमारे आईटी सेंटर है वहाँ पर हम इसको लाइव भी करेंगे।